हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदेव सिंह रंधावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में जब हम 5th पेपर पढ़ते हैं जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, तो इसकी सेकंड यूनिट में एक टॉपिक आता है स्टेट रिकॉग्निशंस एंड सक्सेशन, यानी राज्यों की मान्यता। यहाँ स्टेट से मतलब समझेंगे देशों की मान्यता कैसे होती है। तो उसमें टॉपिक मिलता है हमें इंसर्जेंसी एंड बेलिजेरेंसी। आज हम इसी पे बात करेंगे। इंसर्जेंसी एंड बेलिजेरेंसी दो टर्म्स हैं। तो इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह होना या विद्रोही स्थिति होना, जब किसी देश के नागरिक अपने देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजनीतिक कारणों से विद्रोह करते हैं, चाहे वो पूरे देश में करें या देश के किसी विशेष हिस्से में करें। तो एक विद्रोह की स्थिति पैदा होती है जहां वो अपनी सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करते हैं, और सामान्यतः वो या तो सरकार को बदलने की बात करते हैं अथवा वो उस हिस्से को, उस देश के उस क्षेत्र विशेष हिस्से को आजाद करवाना चाहते हैं, यानी वहां अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है इंसर्जेंसी या विद्रोह की स्थिति होना। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं इंसर्जेंसी एक रिबेलियन में विद्रोही होना, रिवोल्ट यहाँ दंगा फसाद हो, स्टेट ऑफ बीइंग इंसर्जेंट अशांति की स्थिति होना इंसर्जेंसी कहलाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत धीरे धीरे होती है जब राजनीतिक, आर्थिक, पॉलिटिकल भेदभाव के नस्लीय कारणों से किसी चुनी हुई सरकार या स्थापित सरकार के विरुद्ध धीरे धीरे अफवाहें शुरू होती हैं। तो वहाँ जो सरकार है, जो सरकार के समर्थक हैं, उनके खिलाफ बातें बननी शुरू होती है। नेगेटिविटी यानी नकारात्मक बातें होती हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, सामाजिक विद्रोह होते हैं, या झड़पें होती हैं या मतभेद होता है, और फिर वहाँ नए नए बातें बनती हैं, आइडियाज बनते हैं, जिसको हम अफवाहें, रूमर्स या जोक्स के रूप में शुरू करते हैं। जो रेशियल, जातीय भिन्नता हो सकती है, एथनिक जहाँ नस्लीय भिन्नता होती है, रिलीजियस जो धार्मिक आधार पर होता है, या धार्मिक टिप्पणियां, टोंट मारना, टिप्पणियां करना या स्लोगन वगैरह से शुरुआत होती है, और इस तरह से फिर वो ग्रुप्स बन जाते हैं जो राजनीतिक भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं। तो उनमें आपस में धीरे धीरे झड़पें शुरू होती है और सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र शुरू होता है जो धीरे धीरे बड़े झगड़ों का रूप ले लेता है, और जो कि अपनी अपनी स्थापित सरकार या अपने आर्थिक आधारों पर वहां की सरकार को पलटकर खुद का राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस चीज को कहा जाता है इंसर्जेंसी। अब इससे बड़ी चीज जो दूसरी आती है उसको कहते हैं बेलिजेरेंसी। बेलिजेरेंसी का मतलब है कि इंसर्जेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जो धीरे धीरे विद्रोही रूप होता है। वहां जरूरी नहीं है कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हो, यानी सशस्त्र झगड़े वहां नहीं होते, केवल स्लोगन, बोलचाल, राजनीतिक भाषा होती है, थोड़ी बहुत झड़पें होती हैं। लेकिन बेलिजेरेंसी जो है वो उससे एक गंभीर स्थिति होती है जहां एक ऐसा ग्रुप पैदा हो जाता है जिनके पास हथियार होते हैं। वो हथियारों के साथ चुनी हुई सरकार के उसके ऑफिस पर, दफ्तरों पर, उसके नुमाइंदों पर हमले करते हैं, लोगों को मारते हैं या उनको मारते हैं, और फिर इस तरह से एक अलगाववाद की भावना पैदा होती है और वो कहते हैं कि हम अपना स्टेट अपनी बना ही लेंगे। तो वो एक स्टेट बनने की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। उसको कहा जाता है बेलिजेरेंसी, यानी युद्धरत होना। यहाँ युद्ध, एक सीधा युद्ध जैसी स्थिति शुरू हो जाती है जो एक बनी हुई सरकार की जो फोर्स होती है, चाहे वो पुलिस हो या उसकी आर्मी हो, और प्लस उनके जो बेलिजेरेंस है या रिबेल्स हैं जिनके विरुद्ध शुरू होता है और उनको दबाने की कोशिश होती है, और ये स्थिति फिर चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर 1984 के लगभग पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था, तो इसने भी लगभग खालिस्तान अलग प्रदेश बनाने की बात की थी। इसी तरह से हमारे J&K में
भी काफी लंबा आंदोलन लगभग 1989 से चला था और अब तक उसमें लगभग शांति बनी हुई है, लेकिन अब वो काफी हद तक सही है। तो ये जो स्थिति थी, ये बेलिग्रेंसी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ आर्मड कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। लेकिन जो इंसर्जेंसी है उसमें ऐसी चीजें नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे यहाँ शुरू हुआ था पिछले साल एक किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ नहीं थे वो लोग, केवल कुछ बने हुए कानूनों के खिलाफ थे। तो इसलिए उसको इंसर्जेंसी की स्थिति तक कहा जा सकता है, लेकिन वो भी उससे भी बहुत स्लो स्थिति थी, वो इंसर्जेंसी भी पूरी तरह से नहीं थी। इसी तरह से एक CAA आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग आंदोलन जिसको कहा जाता है। वो ट्रिपल तलाक वाले, वो जो CAA कानून आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC, इसके खिलाफ था। तो उसको भी इंसर्जेंसी की स्थिति हल्की फुल्की रखा जा सकता है, लेकिन ना वो पूरी इंसर्जेंसी थी और ना ही बेलिग्रेंसी तो उसमें थी ही नहीं। लेकिन खालिस्तान आंदोलन और J&K में कुछ हद तक बेलिग्रेंसी या बेलिजिरेंसी का तत्व शामिल हुआ था। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे, किस नजर से देखता है, इस पे बात करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है झगड़े होना, झड़पें होना। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि जब कहीं इंसर्जेंसी की स्थिति हो किसी स्टेट में, तो ये उसका उस राज्य के, उस देश के अंदरूनी मामला है, वहाँ उनका अंदरूनी मामला है। और म्यूनिसिपल लॉ वहाँ लागू, म्यूनिसिपल लॉ होते हैं किसी देश के अपने कानून, और म्यूनिसिपल लॉ लागू होते हैं। और उस सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वो राजनीतिक शक्ति से या बल प्रयोग के द्वारा ऐसी विद्रोह को दबा सकती है। तो इसलिए वहाँ किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि इंसर्जेंसी की स्थिति में जब कोई तीसरा देश या थर्ड पार्टी वहाँ ऐसे लड़ रहे लोगों को सहायता देता है, तो ये माना जाता है कि विदेशी सरकार उसमें हमला कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है। जैसे J&K है, वहाँ मानते हैं, अक्सर हम आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर वालों की हेल्प करता है, तो वो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उसमें माना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून इंसर्जेंसी में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना गलत मानता है। दूसरी तरफ बेलिजरेंसी ऐसी स्थिति होती है कि जब बहुत हद तक ये होता है कि उस विद्रोही जो उसके लोग हैं उन्होंने उस क्षेत्र पर या तो कब्जा कर लिया है या पूरी संभावना है कि वो वहां कब्जा कर लेंगे, तो उस स्थिति को बेलिजरेंसी कहा जाता है। तब यदि बाहरी कोई देश या बाहरी कोई संस्था उसको इस तरह की हेल्प करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि वो कुछ हद तक ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उसको मान्यता मिल जाती है। बेलिजरेंसी की स्थिति में, बेलिजरेंसी की स्थिति तब आती है जब ये माना जाता है कि उस जो विद्रोही ग्रुप है उसने किसी क्षेत्र विशेष पर अपना पूरा कब्जा कर लिया है या उस पर करने ही वाला है, तो तब वहाँ इंटरनेशनल लॉ के नियम लागू होते हैं। अब इसमें बदलाव कैसे आता है? तो ये बदलाव की स्थिति आती है धीरे धीरे। बेलिजरेंस होने के लिए क्या शर्तें लागू हैं? तो ये कहा जाता है कि राज्य के भीतर विद्रोह की संघर्ष शस्त्र यानी आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति होनी चाहिए। केवल राजनीतिक विचारधारा वाली संघर्ष है तो वहां ये स्थिति लागू नहीं होती। जैसा हमारे यहाँ इलेक्शन में हर बार होता है वैसे भी होता है, तो वो ना तो इंसर्जेंसी होती है ना बेलिजरेंसी होती है। वो एक अपने सरकार के भीतर की बातें होती हैं और नॉर्मल लोग करते हैं डेमोक्रेटिक सरकारों में, और हमें वो करना चाहिए। दूसरी है विद्रोहियों को राष्ट्रीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का प्रशासन और कब्जा करना चाहिए, यानी वहां वो कब्जा कर लेते हैं और फिर वहां अपनी सरकार चलाते हैं, किसी भी तरीके की हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। तीसरा होता है कि यदि उन्होंने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो एक सरकार की तरह उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, यानी वहां फिर युद्ध के नियम लागू होंगे। वो नागरिकों को नहीं मारेंगे, दूसरी चीजों को नष्ट नहीं करेंगे, यानी वो इस तरह से करेंगे जैसे वो उनका खुद का है। तो वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है और दोनों ही पक्षों में यहाँ सशस्त्र बल हो जाते हैं, यानी जो रिबेल्स हैं उनके पास भी फोर्स बन जाती है और सरकार के पास तो पहले से होती है। दोनों में शत्रुतापूर्ण कार्यवाही शुरू होती है
और ये है कि जब वहां कुछ निश्चित परिस्थितियां हो जाएंगी तब जो बाहर वाले देश हैं उनको इस तरह से मान्यता देंगे, यानी बेलिजरेंसी को मान्यता वहां मिल जाती है और ये माना जाता है कि अब यहाँ एक देश या तो बनना चाहिए या उस स्थापित सरकार को हमें मानना चाहिए, तब उससे बाहर से हेल्प वगैरह वहां शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, अब जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया पूरी तरह से, तो वहां एक बेलिजरेंस की स्थिति पैदा हो गई और चाहे लोगों ने तालिबान सरकार को वहां मान्यता अभी तक नहीं दी है, लेकिन फिर भी उन पर ये नियम लागू है। लोग उनको कहते हैं, सारी पूरी दुनिया उनको कह रही है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, ह्यूमन राइट्स के अनुसार अपनी सरकार में महिलाओं को, दूसरों को, सभी वर्गों को शामिल करो ताकि हम आपको एक सरकार के रूप में मान्यता दे सकें। तो वहां ये बेलिजरेंस की स्थिति पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसको देखते हैं कि यूक्रेन और रूस में एक लड़ाई चल रही है, आपने सुना है कई दिनों से चल रही है। तो इसका कारण क्या है और वहां ये बेलिजरेंस और इंसर्जेंस का नियम कैसे लागू होता है। ये देखिए, ये यूक्रेन का मैप है और ये जो हिस्से हैं ये दो प्रदेश हैं, जिसको पहले तो उसके जिले थे यूक्रेन के, एक है लुहांस्क और दूसरा है दोनेस्क। ये वाला दोनेस्क है, ये लुहांस्क है। यहाँ ये सारा रशिया है, रशिया के साथ लगता है। तो यहाँ बहुत समय से ही ये जो लुहांस्क और दोनेस्क हैं, ये दो ऐसे जिले हैं, दो ऐसे एरिया हैं, वहाँ रशिया भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादा लोग वहाँ रशिया बोलने वाले हैं और रशिया के साथ लगता है, यानी रूसी भाषा बोलने वाले हैं। और बाकी पूरे प्रदेश में या पूरे इस यूक्रेन में दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, यूक्रेनी ज़्यादा बोली जाती है। तो 2014 के करीब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने पूरे देश में ये कहा कि सबको यूक्रेनी भाषा बोलनी चाहिए। तो ये जो लोग थे लुहांस्क और दोनेस्क वाले, इन्होंने कहा कि हम हमेशा से रशिया बोलते आ रहे हैं, हम पर रशियन भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। और यहीं से ये एक विद्रोह की स्थिति, इंसर्जेंसी की स्थिति पैदा हुई। इंसर्जेंसी की स्थिति पैदा होते होते पिछले कुछ समय यहाँ बेलिजरेंस की स्थिति पैदा हो गई और लुहांस्क और दोनेस्क में एक तरह से रशिया की मदद से, जब रशिया ने, थर्ड पार्टी ने बाहर से इनको हथियार और पैसा देना शुरू किया यहाँ के सेपरेटिस्ट को, यानी विद्रोही लोगों को, तो यहाँ उन्होंने एक तरह से अपनी सरकार बना ली और अपना प्रशासन वो ज्यादातर खुद कर रहे हैं। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का यहाँ इंटरवेंशन या हस्तक्षेप काफी हद तक कम कर दिया था। तो अब ताजा लड़ाई जो हुई, तो रशिया ने सबसे पहले, जो यूक्रेन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट था, जो और चीजें हैं, तो सबसे पहले रशिया ने क्या किया, लुहांस्क और दोनेस्क को अपनी तरफ से दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र देशों की मान्यता दे दी कि मैं मानता हूं कि ये दोनों देश स्वतंत्र होने चाहिए। अब जब दो देश स्वतंत्र हैं तो उसने कहा कि ये इन देशों को मैंने स्वतंत्र घोषित कर दिया है, मेरी तरफ से ये दो देश हैं यूक्रेन से अलग हुए और अब मुझे ये अधिकार है कि मैं इनकी रक्षा भी करूं। और इस रक्षा के बहाने रशिया ने अपनी जो फोर्सेस थी, आर्मेड फोर्स, इन दो प्रदेशों में एंटर करवा दी, सबसे पहले लुहांस्क और दोनेस्क। और उसके बाद ये क्रीमिया भी 2014 में रशिया ने यूक्रेन से अलग करवाया था। तो इस तरह से यहाँ भी उसने अपनी फोर्सेज लगा दी और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। आप देख रहे हैं 15-16 दिनों से किस तरह से चल रहा है। तो वो स्थितियां अलग तरह की होती हैं। अब ये है, थोड़ा और देख लें, दोनेस्क, टी यहाँ साइलेंट कहते हैं, और लुहांस्क, टू स्टेट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न यूक्रेन। ये हम देख चुके हैं कि ये रशिया के पश्चिम तरफ और यूक्रेन के पूर्व की तरफ ये दोनों प्रदेश पड़ते हैं। और यहाँ जो थे ये दोनों सेपरेटिस्ट यहाँ काम कर रहे थे, यानी अलगाववादी ताकतें यूक्रेन के अनुसार, और रूस के अनुसार वो राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि दूसरा देश हमेशा उसको इसी तरह से कहता है। रूस इनको राष्ट्रवादी कहता है, यूक्रेन इनको अलगाववादी कहते हैं। और यहाँ ये सरकारें बन गई थी। तो रूस ने अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इन दो प्रदेशों को दो देश बना दिया। एक का नाम रखा दोनेस्क पीपल रिपब्लिक और दूसरा लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। तो इस तरह से वो लड़ाई शुरू हुई। इंसर्जेंसी बेलिजरेंसी से शुरू होते होते वो एक चली गई और इन दोनों एरियो को, लुहांस्क और दोनेस्क को मिलाकर वहां के लोग कहते हैं डोनबास एरिया। तो इस तरह से
आप समझ सकते हैं बाकी चीज़ें यदि आप इस लड़ाई पे या रेगुलर इस पे आप नज़र रखें, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को समझ भी, अब ये लड़ाई देखें रशिया वाली, वो पुरानी जो चल रही थी अफगानिस्तान की, दोनों को देखें तो नए नए शब्द आते हैं, वो सारे के सारे शब्द हमारे सिलेबस में शामिल है। तो आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए समाचारों पे भी लगातार नज़र रखनी चाहिए, और इस तरह से आप इसको दोनों टॉपिक्स को हम समझते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम आगे के लिए छोड़ते हैं। तो ओके, थैंक यू।